ये एक एब्सोल्यूट पावर देता है जुडिशरी को, क्योंकि जुडिशरी को जजेस को अपॉइंट करते हैं, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं देखकर लगता है कि ये कोई अलग देश है जहाँ पर भारत की न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था या फिर संसद का कोई जो है रोल नहीं है, भारत के लोगों के लिए वो नहीं है बिल्कुल कम। इसलिए हमारी संसद में या विधानसभा में सांसद अपने लिए कानून बनाते हैं और पास कर लेते हैं, और आम लोग बस यही सोचते रहते हैं कि अपने लिए ही कानून बनाकर अपने लिए ही पास कर लिया। जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, आर्मी के लोग हैं या फिर पैरामिलिट्री के लोग हैं, उनकी जिनको पेंशन मिल रही है उन पर खतरा है कि ना मिले, और जिनकी पेंशन नहीं मिल रही है उनको एनपीएस है। लेकिन इसके केस में ऐसा भी नहीं है। वो चाहे अच्छा करें, चाहे बुरा करें, चाहे आर्बिट्रेरीनेस दिखाएं, चाहे घमंड दिखाएं, प्राउडनेस दिखाएं, अच्छा काम करें, लेकिन उन पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानून जी। मैं हूं आपका दोस्त AK शर्मा, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट की जो कि आया है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में। तो इस केस में फैक्ट्स ये थे कि ऑल इंडिया के जो जजेस हैं उनके वेतन को लेके, वेतनमान को लेके एक फैसला काफ़ी समय से लंबित था। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल पे कमीशन होता है, वैसे ही जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं, जैसे जजेस हो गए या फिर जुडिशल ऑफिसर्स हो गए, उनके लिए एक नेशनल जुडिशल पे कमीशन बनाया गया था 90s के दौर में। उसके बाद से अभी तक भी इनका वेतन जो है वो रिवाइज नहीं हुआ था। उसके लिए वो फर्स्ट नेशनल जुडिशल पे कमीशन था, और उसके बाद अभी शायद 2016 में, अगर मुझे याद है तो, सेकंड जुडिशल पे कमीशन की SNJ सेकंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन यानी SNJPC की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कई प्रकार से जजेस की बेनिफिट्स को लेकर, सैलरीज को लेकर, सुविधाओं को लेकर जो है रिकमेंडेशंस यानी सिफारिश की गई थी। लेकिन उन्हीं सिफारिशों को राज्य सरकारों में मानने में कुछ ऑब्जेक्शन था। उन्होंने जो है हवाला दिया जो करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है उन स्टेट्स की, जो ट्रेजरी में उनका लोड पड़ेगा इस वेतनमान को बढ़ाने से, उन सुविधाओं को बढ़ाने से, और जिस प्रकार की रिकमेंडेशन की गई थी वो 2016 से लागू होनी थी, और शायद पिछला भी कुछ एरियर उनको मिलना था। तो इस वजह से जब ये मामला पेंडिंग है, तो अब 2023 में आके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक डिसीजन दिया है, जिसमें बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट जो है हेडिंग्स हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किए, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और उनको लेकर भी हम कितना जो है परेशान हो सकते हैं या फिर वो कितना सही है, इस पर हम अपनी राय रखेंगे, जो कि सही नहीं भी हो सकती है, और ये हमारी निजी राय होगी। किसी का अपमान या कंटेम्प्ट करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि हम कानून के विद्यार्थी हैं। तो ये हमारे पास, ये मेरा मौलिक अधिकार भी है और स्वतंत्रता भी है कि मैं इन जुडिशियल कोर्ट्स जो अपने जजमेंट्स देते हैं उनका मैं क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकता हूं। ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो आइए शुरू कर देते हैं। इस जजमेंट में जो है पहला पॉइंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है वो है यूनिफॉर्मिटी इन डेजिग्नेशन एंड सर्विसेज कंडीशंस। तो बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि सभी स्टेट्स में जो जजेस हैं उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, उनके जो पे रोल्स हैं वो बराबर हों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है। लेकिन हमारी राय में जो लगता है कि सभी स्टेट्स में, क्योंकि ये डाइवर्स कंट्री है और हर स्टेट्स में, हर स्टेट की इकोनॉमी, हर स्टेट का कल्चर, हर स्टेट की ज़रूरतें अलग अलग हैं, उसी हिसाब से वेतनमान तय किए जाते हैं राज्य सरकारों के राज्य कर्मचारियों के लिए। और इस बहस में जब मैं जाता हूं कि जजेस के लिए मणिपुर में भी वही वेतनमान लागू हो जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इससे मुझे फिर एक ये डर मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर ये पे कमीशन ये फैसला थोपना चाहते हैं कि जो कानून उत्तर प्रदेश के लिए है वही मणिपुर में भी लागू हो। एक तरीके का, इस तरीके का मैं कहता हूं, इससे मैसेज जाता है। हो सकता है कि मणिपुर की आवश्यकता उस प्रकार से ना हो जिस प्रकार से मणिपुर में जजेस की संख्या कम है, जिस प्रकार से मणिपुर का कल्चर अलग है, जिस प्रकार से हो सकता है कि मणिपुर की इकोनॉमिक कंडीशंस उस प्रकार से ना हो। तो उस प्रकार के मणिपुर एक एग्जाम्पल है,
तो वहाँ पर वेतनमान तय किए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मणिपुर जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, कल्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और बाकी और रिक्वायरमेंट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र है और नॉर्थ ईस्ट के सारे ही ऐसे स्टेट हैं, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जहाँ पर उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अभी भी मुमकिन, बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है। तो अगर आप ये कहें कि मणिपुर की जो विविधता है उसकी कंपैरिजन उत्तर प्रदेश की जो गतिशीलता या मैदानी क्षेत्र है उससे करें, तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय मालूम पड़ता है। हाँ, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स के या फिर जजेस के हिसाब से ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैसला है, जिससे कि उनमें एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और उनका वेतनमान जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। उससे फिर ये नहीं होगा कि एक स्टेट में जो जज ज्वाइन करता है उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है और एक स्टेट में जो जज ज्वाइन करेगा उसकी सैलरी 50,000 रुपये है। लेकिन इसका एक बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे लगता है, जिसकी बात अभी भी चल भी रही है, नेशनल जुडिशियल कमीशन, जिसमें कि जैसे यूपीएससी की तर्ज पर एक एग्जाम हो जजेस का और फिर उन्हें कार्डर अलॉट किए जाएं, तो मेरे को लगता है ये ज़्यादा सही रहेगा, बशर्ते कि सारी राज्य सरकारें इस पर सहमत हों, जो कि अभी तक नहीं हो पाई हैं। लेकिन इसी पॉइंट को जो मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी की तर्ज पर एक एग्जाम हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में खुद ही काट दिया है। यानी कि उन्होंने ना चाहते हुए भी, अब मैं कहूँगा अनइंटेंशनली, इसको पॉसिबल करना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। इसकी ही बात कर लेते हैं चलिए। तो दूसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड कंपैरिजन विद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो स्टेट के एम्प्लॉय नहीं हैं। जब मैं कह रहा था आपसे कि यूपीएससी की तर्ज पर एक एग्जाम हो, तो वो यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि स्टेट एम्प्लॉयज के लिए एग्जाम या फिर सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। लेकिन इस पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कि जो आपके लेजिस्लेटर हैं या फिर आपके मिनिस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे आईएएस आईपीएस, उनसे जुडिशियरी अलग है। मान लीजिए आईएएस है, आईपीएस है, ये स्टेट के एम्प्लॉय हैं, जबकि जो जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो स्टेट के एम्प्लॉय नहीं हैं, जबकि वो कंपैरिजन किए जा सकते हैं जो हमारे लेजिस्लेटर हैं। अब इस जजमेंट में जो लिखा है वो भी मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए और थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन कर पाए। तो इसमें लिखा है कि इट मस्ट बी रिमेंबर्ड द जजेस आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट बट आर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हु wield सोवरेन जुडिशियल पावर्स। सोवरेन जुडिशियल पावर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इन दैट सेंस दे आर ओनली कंपेरेबल टू मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स इन द एग्जीक्यूटिव। तो इसमें दो टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है सोवरेन जुडिशियल पावर्स। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी जो है वो सोवरेन जुडिशियल पावर्स को एंटरटेन करती है, उनको जो है वो एग्जीक्यूट करती है, उन्हीं पर फैसला करती है। वो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं चेंज हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर उसी को कहा जाता है जिसको सरकार संसद में भी चेंज नहीं कर सकती, और कहा जाता है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है डिफरेंट कोर्ट्स के जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अकॉर्डिंग वो संविधान की आत्मा है जिसे बदल नहीं जा सकते। जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, उसी में ये बेसिक स्ट्रक्चर में, और ये जजेस पर ही डिपेंड करता है क्योंकि ये जो डेफिनेशन है बेसिक स्ट्रक्चर की वो आई थिंक केशवानंद भारती केस से आई हुई है और ये उन्होंने ही बनाई है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और ये एक तरीके से सही भी थी ताकि देश के स्वरूप को एक तरीके से ना बदल दिया जाए। लेकिन इसका समय समय पर दुरुपयोग भी कोर्ट्स के थ्रू होता रहा है। आप देखते ही हैं कि हाई कोर्ट कभी किसी जजमेंट में कुछ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच कुछ कहती है, फिर उसको रिव्यू में डालते हैं तो 5 जजेस की बेंच कुछ और बोल देती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के मन की मर्जी बन के रह गया है एक तरीके से मैं कहूँ, वरना उस पर भी केसेस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये अपना व्यू रखते हैं, जजेस अपना व्यू रखते हैं।
इसमें मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि सोवरेन जुडिशियल पावर बिल्कुल होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक आपने हाल देखा ही है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो एक तरीके से नेताओं के बंधन में रहते हैं, क्योंकि सारी जो पावर है, पॉलिटिकल पावर उनके पास होती है उनकी। अगर जजेस के साथ भी ऐसा हो जाएगा तो फिर लगता नहीं है कि जिस तरीके से हमारी एग्जीक्यूटिव विंग जो है वो फेल कर गई है, जजेस भी फेल नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये एक एब्सोल्यूट पावर देता है जुडिशरी को, क्योंकि जुडिशरी को जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और उनको कोई मॉनिटर करने वाला भी नहीं है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप देखते भी होंगे कई जो हाई कोर्ट्स हैं, बिकॉज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है तो उनमें पता लगता है कि किस तरीके से आर्बिट्ररी लोगों को ट्रीट किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी जगह जजेस गलत होते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे इंसल्ट की जाती है वहाँ पे पिटिशनर्स की या वकील की, एडवोकेट्स की, कि देखकर लगता है कि ये कोई अलग देश है जहाँ पर भारत की न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था या फिर संसद का कोई जो है रोल नहीं है, भारत के लोगों के लिए वो नहीं है बिल्कुल, कम से कम। इस तरीके का एक इंप्रेशन जुडिशरी का बना हुआ है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत मैं मानता हूँ। मैं नहीं कहता कि सभी कोर्ट्स में ऐसा है, लेकिन कुछ हो सकता है जजिस का पर्सनल जो है वो ऐसा कुछ हो, लेकिन ये जुडिशरी के लिए सही नहीं है। उसकी जो एक छवि है आम लोगों के बीच में, वो भी इससे धूमिल हो रही है, और सबको पता ही है कि कितना टाइम लगता है। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी का जो है वो लैप्स है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी की कमी है। कहीं भी कोई भी कुछ भी जजेस के खिलाफ नहीं कर सकता, बिकॉज कंटेम्प्ट का डर है, उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर कोर्ट्स में जो लोगों को जाने से भी डर लगता है, और उसकी वजह यही है कि कनेक्ट नहीं है लोगों के साथ जुडिशरी का। जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास रसूख होता है, वो आराम से जाते हैं और वहाँ पर उनका जो है, आप न्याय कहिए अन्याय कहिए, उनका जो है एंट्रेंस वो है जो है वो बहुत ही आसान है। जबकि जो गरीब है, जो कि भारत का जो मिडिल क्लास है, वो जाने से डरता है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, नॉलेज नहीं है, और ख़ासकर जुडिशरी का जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है कि ख़राब है। इसमें दूसरी बात ये भी है कि चलिए सेपरेट जुडिशियल पावर्स आपकी हो सकती हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके जजेस के केसेस में भी मान लेते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है होने के लिए आपके पास ठीक है, किसी एग्जीक्यूटिव का या फिर लेजिस्लेटिव विंग का या संसद का या राष्ट्रपति का, किसी के प्रति भी आपको अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब फंड्स की बात आती है, जब पेमेंट की बात आती है, तो जैसे हमारी संसद में या विधानसभा में सांसद अपने लिए कानून बनाते हैं और पास कर लेते हैं, और आम लोग बस यही सोचते रहते हैं कि अपने लिए ही कानून बनाकर अपने लिए ही पास कर लिया। उसी तरीके से इस केस में भी जजेस ने अपने लिए कानून बनाकर अपनी सैलरी जो है वो पास कर ली, और ये जाना कहाँ से है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि भारत के करदाता की जेब से। तो यहाँ पर जो अभी कंट्री में हो रहा है कि हर कोई, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या फिर हमारे जजेस हों, और इन्हीं तीनों को, यही तीन वो लोग हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, ये एनपीएस के अंडर भी नहीं आते। तो एक अलग जो है दुनिया है इन लोगों की, जो कि हम लोगों से अलग है, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं या आर्मी के लोग हैं या फिर पैरामिलिट्री के लोग हैं, उनकी जिनको पेंशन मिल रही है उन पर खतरा है कि ना मिले, और जिनकी पेंशन नहीं मिल रही है उनको एनपीएस है। तो इनको एनपीएस क्यों ना हो, इस बात पर भी सवाल है। और अपनी सैलरी आती है तो ये एक ऑर्डर पास करते हैं, जजमेंट पास करते हैं, एक जुडिशियल पे कमीशन बिठाते हैं। एक बंदा उसमें था, बस एक बंदा, एक रिटायर्ड जज जो है वो जुडिशियल पे कमीशन में बैठते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और राज्य सरकार को एक रिकमेंडेशन दे देते हैं कि इतना पैसा जो है वो चाहिए। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट आकर ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ दे दीजिए। ना इस बात का ख्याल है कि सरकार में पैसा इतना है कि नहीं है, अगर है भी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका जो पास होना चाहिए वो संसद से होना चाहिए कम से कम, क्योंकि संसद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी को भी पैसा निकालने का हक नहीं है सिवाय संसद के, वो भी
संसद के, ना कि सरकार के। सरकार को भी इस बात का हक नहीं है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऐसे ही पैसे निकाल लें। तो फिर ये जजेस अगर एक ऑर्डर पास करके ये कह सकते हैं कि जो है पे कमीशन से पैसे दीजिए, तो इस देश में मेरे को नहीं लगता कि अब कुछ भी ऐसा बचा है जो जजेस नहीं कर सकते। खुद को अपॉइंट करते हैं, कम से कम सरकार पर भी ये दबाव रहता है कि अगले 5 साल में उसको इलेक्शन के लिए जाना है, 4 साल में कम से कम एक बार इलेक्शन फेस करने हैं, और फिर से अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो जनता उनको लाएगी, नहीं किया है तो नहीं लाएगी। लेकिन जजेस के केस में ऐसा भी नहीं है। वो चाहे अच्छा करें, चाहे बुरा करें, चाहे आर्बिट्रेरीनेस दिखाएं, चाहे घमंड दिखाएं, प्राउडनेस दिखाएं, अच्छा काम करें, लेकिन उन पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनको सिर्फ हटाया जा सकता है, और जिसका जो नियम है वो इतना ख़राब है कि आज तक किसी भी जज को जो है इम्पीचमेंट नहीं किया गया है, जो कि संविधान में दिया गया है। तो मेरे को लगता है कि इन चीज़ों को बदलना चाहिए, और अभी तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं है प्रैक्टिस में। फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन जो आया था, उसमें भी संसद की जो रिकमेंडेशन है वो संसद से पास होकर ही सैलरीज बढ़ी थी जजेस की। लेकिन इस बार जैसा कि लगातार कई जजमेंट्स में हो रहा है, हमारे सीजेआई जो हैं और हमारे जो और जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, मेरे को लगता है कि उनको थोड़ा सा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि इस देश में प्रोसीजर है, कोर्ट ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, ना कि रूल ऑफ कोर्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल आप ऑर्डर दीजिए, लेकिन इन द एंड संसद ही है जो विल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया को शो करती है, और संविधान जिसके कोर्ट संरक्षक है वो भी पीपल ऑफ इंडिया के लिए ही है। तो आप ये तय ना करें कम से कम कि आपकी सैलरी क्या होगी, ये सिफारिश आप करें, और फिर संसद पर छोड़ दें कि वो क्या करती है अकॉर्डिंगली। जैसा वक्त है, जैसा देश है, इस देश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना मुहैया करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अपने नेता, अपने जजेस सब एक ऑर्डर पास करके हज़ारों रुपए की सैलरी जो है वो ऐसे ही ले लेते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है इस देश में रूल ऑफ लॉ बनाए रखने के लिए, ना कि रूल ऑफ कोर्ट बनाए रखने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें आप मुझसे सहमत ना हों। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।